सुलगा बंगाल। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत और बहुत विशेष प्रस्तुति के साथ एक बार फिर आपके बीच उपस्थित हूं। बात आज उस धरती की होने वाली है जो कभी संस्कृति, संस्कार, परंपरा के लिए जाना जाता था, जो अपनी बौद्धिक संस्कृति के लिए जाना जाता था, जो परंपरा का गढ़ माना जाता था, आज वही सुलग रहा है। आबादी की लिहाज से देश के चौथे नंबर के राज्य को बंगाल कहते हैं साहब, लेकिन यही बंगाल अब सिर्फ और सिर्फ हिंसा और बवाल का पर्याय बन चुका है। बंगाल में चुनाव हो और हिंसा ना हो, मौतें ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इतिहास इस बात को प्रमाणित कर रहा है, इस बात का साक्षी है, गवाही दे रहा है कि बंगाल में बीते दशक में, कई दशक में, 3 से 4 दशकों में लगातार देखा जा रहा है कि जब जब चुनावी प्रक्रिया प्रारंभ होती है, चुनाव दस्तक देते हैं, यहां पर हिंसा उबाल मारने लगती है, हिंसा उठने लगती है, लोगों की हत्याएं होने लगती हैं, राजनीतिक हत्याओं का दौर शुरू हो जाता है और एक बार फिर से बंगाल में ऐसा ही हो रहा है। पंचायत चुनाव होने हैं अगले महीने 8 जुलाई को ही, लेकिन 8 जुलाई के आने के पहले ही बंगाल सुलग उठा। यहां पर राजनीतिक हत्याओं का दौर शुरू हो गया। प्रश्न उठने लगा कि आखिर बंगाल में कानून है कहां पर? मां माटी मानुष क्या दम भरने वाली ममता सरकार में मानुष की हत्या किस तरह से हो रही है, इसकी जीती जागती तस्वीरें निरंतर सामने आ रही हैं। बीते 8 जून से, जब से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई, इसके बाद से ही बंगाल सुलगने लगा है। एक बार फिर से हुई है हत्या, लेकिन इस हत्या के पीछे कौन है? एक दूसरे पर आरोप मढ़ा जा रहा है। विपक्ष कह रहा है सत्ता पक्ष जिम्मेदार, सत्ता पक्ष कह रहा है कि विपक्ष हत्याओं को आधार दे रहा है। लेकिन इन सब के बीच अगर किसी को नुकसान हो रहा है तो वो नुकसान बंगाल को हो रहा है, बंगाल की माटी को हो रहा है, क्योंकि बंगाल की माटी अब रक्त रंजित हो चुकी है। बंगाल का चरित्र रक्त चरित्र बन चुका है। बंगाल में हत्याओं का दौर जारी है और ये राजनीतिक हत्याएं कब जाकर थमेंगी, ये एक बड़ा प्रश्न उठ चुका है। इन सब पर आज होगी जमकर चर्चा, प्रश्न पूछे जाएंगे। कुछ ही देर में हमारे साथ अतिथि भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले यहां पर एक छोटा सा ब्रेक। बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। तो पंचायत चुनाव से पहले ही बंगाल सुलग रहा है, राजनीतिक हत्याओं का दौर शुरू हो चुका है और ये बंगाल का इतिहास कह रहा है कि चुनाव आए और हत्याएं ना हो, हिंसा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। आखिर कौन गुनहगार है इसके लिए और क्यों नहीं रुक रही है ये हिंसा? आज इसी पर होगी खुलकर बहस। हमारे साथ आज के अतिथि जुड़ चुके हैं, मैं उनके साथ चर्चा की शुरुआत करूं उससे पहले आइए एक रिपोर्ट के जरिए आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं कि आखिर 8 जून से लेकर अब तक बंगाल में क्या परिस्थिति बनी और इस बीच जिस पर बवाल फिर से हुआ है, बंगाल फिर से सुलगा है, क्या हुआ है आखिर बंगाल में? देखिए इस रिपोर्ट में। पंचायत चुनाव से पहले बंगाल एक बार फिर से जल उठा है। चुनावी प्रक्रिया से गुजर रहे ममता बनर्जी के सूबे में मौत का खेल चल रहा है। बंगाल के हालात इतने बुरे हैं कि उम्मीदवारों को दिन दहाड़े पीट कर मार डाला जा रहा है। शनिवार को सत्ताधारी टीएमसी के एक उम्मीदवार की हत्या कर दी गई। कुछ बदमाशों ने मालदा में मुस्तफा शेख को पीट कर मौत की घाट उतार दिया और आरोप लगा है कांग्रेस के स्थानीय कार्यकर्ताओं पर। दरअसल टीएमसी के उम्मीदवार मुस्तफा शेख कलियाचक में अपने घर जा रहे थे। इसी दौरान भीड़ ने सूजापुर में घेर लिया, जिसके बाद मुस्तफा की बुरी तरह पिटाई कर दी। अस्पताल ले जाने पर उसे मृत घोषित कर दिया गया।
टीएमसी की स्थानीय विधायक शबीना यास्मीन ने इलाके का दौरा किया। उन्होंने कहा कि शेख की बेबी सुजापुर पंचायत के प्रधान थी और उन पर हमला करने वाले टीएमसी के पूर्व कार्यकर्ता थे, जो बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्हें पंचायत चुनावों में टिकट नहीं दिया गया था और इसलिए उन पर हमला किया गया। हालांकि कांग्रेस ने इस तरह के आरोपों से इनकार कर दिया। कांग्रेस ने अपना पल्ला झाड़ते हुए आरोपों को बेबुनियाद बताया। हत्या टीएमसी के भीतर अंदरूनी कलह के कारण हुई है, इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। फिलहाल पुलिस ने कांग्रेस प्रत्याशी मन्नान को हिरासत में लिया और जांच शुरू कर दी है। लेकिन सवाल उठता है कि हिंसा को रोकने में स्टेट मशीनरी नाकाम क्यों है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। बंगाल में हिंसा बहुत स्वाभाविक है। बंगाल में हिंसा और बंगाल एक दूसरे के पर्यायवाची होगी। जब भी चुनाव आएंगे वहाँ हिंसा होगी। दुख की बात यह है कि ये सरकार के द्वारा प्रायोजित हिंसा है। केंद्रीय मंत्री है, उनके गाड़ी के ऊपर बम चार्ज किया है। पुलिस इज लिटरली हेल्पलेस, दे आर डूइंग नथिंग एवं दे डोंट हैव द कैपेसिटी टू कंट्रोल दिस। आपने तो बात किया, किन लोगों ने चार्ज किया? तृणमूल कांग्रेस गुंज जो है उन्होंने चार्ज किया। उदयन वो खुद खड़ा है उधर, एक मंत्री होके ऐसा काम कर रहा है। और ममता बनर्जी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस काइंड ऑफ इंसिडेंट्स, क्योंकि ममता बनर्जी इस तरीके का जो आपराधिक तत्व गुंडे हैं उनको पार्टी में ले आ रहे हैं, उनको जगह दे रहे हैं। दहशतगर्द के माहौल पैदा करने की कोई कसर नहीं छोड़ा जाती। बिना दहशतगर्द, बिना तनाव, बिना हिंसा बंगाल में पंचायत चुनाव ये नामुमकिन है, ये असंभव है। इसको लेके चिंतित है। सारा पश्चिम बांग्ला में शायद 4-5 स्पॉट में गड़बड़ हुआ, जैसे भांगर, कैनिंग, चोपड़ा, ऐसा। कल कूच बिहार में भी कुछ हंगामा हुआ है। हम इसको बंद करने का पूरा कोशिश कर रहे हैं। पार्टी की ओर से हम कर रहे हैं और सरकार की ओर से ममता बनर्जी कर रही हैं। तो कौन है जिम्मेदार सुलगते हुए बंगाल के लिए? आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं और अब आपके आज के पैनलिस्ट से आपका परिचय करवाती हूँ। मेरे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं रमाकांत मिश्रा जी, हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखेंगे रत्नाकर सिंह जी, टीएमसी का पक्ष रखने के लिए संजय चक्रवर्ती जी हमारे साथ हैं और साथ ही साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट के रूप में इस पैनल में सर्वेश पाठक जी हैं। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहले आज संजय चक्रवर्ती जी, आपके साथ ही शुरुआत कर रही हूँ। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? बंगाल, जब हम बात करते हैं बंगाल की तो एक वक्त हुआ करता था इसकी संस्कृति की, इसकी बौद्धिक संस्कृति की, परंपरा की बात होती थी। एक विविध कल्चर की धरती कहा जाता था बंगाल। आज तो सिर्फ और सिर्फ रक्त चरित्र इसका चरित्र बन चुका है। हु इज रिस्पॉन्सिबल सर? देखिए, पहली बात तो जब चुनाव शुरू होता है तो ये अचानक से जो है बंगाल में बवाल क्यों शुरू हो जाता है? अचानक से जो है दंगे फसाद बम चलना शुरू हो जाता है। तो ये कौन करा रहा है? ये किसी को कहने की जरूरत नहीं है। जो सत्ता में नहीं रहते हैं वही लोग ये सब काम करते हैं। सत्ता में रहने वाले ये काम क्यों करेंगे? मैं अपने घर को क्यों जलाऊंगा? अब ये तो सीधी सी बात है ना, हम अपने घर को क्यों जलाएंगे? जलाने वाले फिर बाहर से तो आएगा ना। तो बाहर से आने वाले लोग जो सत्ता में नहीं है, जिनका काम है दंगा करना, दंगा पार्टी, और वही लोग जो है ये काम करवा रहे हैं। बाकायदा हमारे उम्मीदवार को भी इन्होंने जो है मारा है और आपको पता ही है कि लगातार दंगा हो रहा है और ये कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी इसकी पूरी तरीके से जिम्मेदार है। इसका मैं ये कह के पल्ला झाड़ लेंगे क्या? बस इतना कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है, इसके बाद जिम्मेदारी खत्म? अगर मरने वालों का आंकड़ा देखेंगे, मौतों का आंकड़ा देखेंगे, राजनीतिक हत्याओं का आंकड़ा देखेंगे तो केवल टीएमसी के लोगों की तो हत्या नहीं हुई है। हत्या तो बीजेपी के कैंडिडेट्स की भी हुई है, बीजेपी से जुड़े हुए लोगों के घरों पे भी पथराव हुआ है, हिंसा हुई है। हत्या तो फिर कांग्रेस के से जुड़े हुए लोगों की भी हो रही है। ये क्या कि पल्ला झाड़ लेंगे क्या? नहीं, मैं प्रूफ दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, बताइए। नहीं, जिस वीडियो को आप दिखा रहे हैं ना सर, ये वीडियो है हमारे पास। ठीक है, ये वीडियो है सर। इसमें कौन है? ये कौन जो है पुलिस वालों को कौन मार रहा है?
आप खुद देखिए पुलिस वालों को कौन मार रहा है। सब ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं जिसमें टीएमसी नहीं, के पुलिस वालों को कौन मारा लोग है? किस आप तरीके देखिए। से मारते हुए नजर आ रहे हैं लोगों को। नहीं, ये नहीं ये एक तो पर्टिकुलर पूछा ना। नहीं देखिए, मैंने इसीलिए कहा ये ना, मैं particular अभी गिराव के लिए है। बीजेपी और कांग्रेस के प्रतिनिधि है, मैं उनसे भी यही प्रश्न करूंगी सर। लेकिन मैं बिल्कुल जिम्मेदारी नहीं कह रहा हूं। जवाबदेही आपकी इसलिए संजय चक्रवर्ती सबसे ज्यादा होगी क्योंकि बंगाल में इस वक्त आपकी सरकार है। आपसे ही पूछा बिल्कुल जाएगा है। कि मां माटी बिल्कुल मानुष पूछा का जो आप जाएगा। दम भर रहे थे, चुनाव मानुष की जब भी हत्या हो चुनाव- रही है और आप हत्याएं रोक नहीं पा रहे हैं। आपकी चल नहीं, नहीं रही है पहली वहां बात- पर, या फिर आपके नाक आपको के यदि नीचे तो- ही ये सब कुछ होगा। और भी कुछ सवाल पूछ लीजिए। नहीं सर, मैं तो बहुत साधारण सा प्रश्न कर रही हूँ, आपने पल्ला झाड़ लिया इसलिए मुझे दोबारा प्रश्न करना पड़ गया। पल्ला नहीं झाड़ा मैंने आपको दिखाया दंगा कौन करवाता है। ये मेरे पास प्रूफ है आपके सामने, मैंने वीडियो इसलिए पेश किया, मैंने फोटोग्राफी नहीं दिखाई, मैंने आपको पूरा वीडियो दिखाया कि किस तरीके से बाकायदा जो है पुलिस वाले सुरक्षित नहीं है, पुलिस वालों को बाकायदा पटक के मार रहे हैं। तो ये हालत है कि किस तरीके से साम दाम दंड भेद हर हालत में ये चुनाव को जीतना चाहते हैं और ये जीत नहीं पाएंगे। कोशिश चाहे जितनी सर भी कर ले, बीता ये चुनाव जीत याद नहीं है पाएंगे। आपको? संजय चक्रवर्ती जी, हाँ? बीता चुनाव याद है? भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट्स थे उनके घरों में घुसकर उनकी महिलाओं के साथ किस तरह से उनको पीटा जा रहा था, घरों में आग लगाई जा रही थी। उस वक्त कौन लोग थे? उस वक्त कौन लोग थे? आप प्रूफ कर सकती हो क्या? देखिए ये पब्लिक प्लेटफॉर्म प्रूफ पर कर आया सकती हैं। सर, ये नहीं, आप पब्लिक प्रूफ कर प्लेटफॉर्म सकती पर हैं। आया, मुझे प्रूफ करने की अभी भी जरूरत बता नहीं रहा है, हूं, पब्लिक नहीं, प्रूफ प्लेटफॉर्म पर करने आया। के आप प्लेटफॉर्म पे सेलेक्टिव मैंने हो गए कहा इसलिए ना, मुझे मैं तो आपको प्रूफ याद करके दिलाना दिखा पड़ा। रहा हूं। आप अब सेलेक्टिव हो गए इसलिए मुझे आपको याद दिलाना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो या कांग्रेस का कार्यकर्ता हो या तृणमूल कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, जिस भी पार्टी से जुड़ा हुआ हो, अगर बंगाल की धरती पर हत्या हो रही है तो इन हत्याओं को रोकने की पहली जिम्मेदारी बंगाल की सरकार की है, ममता सरकार की है। ये कह के अगर आप पल्ला झाड़ ले लेंगे तो फिर लोग आप पर विश्वास नहीं करेंगे सर। केवल पल्ला झाड़ने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, मैं रमाकांत मिश्रा जी के पास ही चली जाती हूँ। रमाकांत जी, बीजेपी तो रिस्पॉन्सिबल कह दिया उन्होंने, आप ही लोग करवा रहे हैं ये सब कुछ। देखिए लावनी जी, यहाँ पर ये पुराना इतिहास रहा है बंगाल के अंदर में। आपने एक लाइन कोट किया था यहाँ पे, जो ये इतिहास ही रहा है, बल्कि चुनाव के समय में ही नहीं, मैं कह रहा हूँ सामान्य दिनों में भी अगर आप देखेंगे तो बंगाल का एक इतिहास रहा है। वहां पर जिस तरह से ये अभी तो चलिए पार्टी कार्यकर्ता एक दूसरे के विरुद्ध, कोई भाजपा के अगेंस्ट खड़ा है तो कोई टीएमसी के, कोई कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच ये हिसाब, मुझे तो लग रहा है जो कि ये स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में ये जो लॉ एंड ऑर्डर है ये बिल्कुल फेल हो चुका है। और वेस्ट बंगाल के अंदर में मुझे तो लग रहा है जो कि चुनाव के समय में ये सीधा केंद्रीय बल वहां पर होना चाहिए और फिर उसके बाद चुनाव कराया जाना चाहिए। आपने देखा होगा, हमने देखा होगा जो कि मतलब पश्चिम बंगाल के अंदर में जो पिछला इतिहास अगर उल्टा करके देखें तो जहां पर बंगाल के अंदर में गीत गुनगुनाए जाते थे, वहां आज बम गिराए जाते हैं, बम फटता है। वहां पर देखेंगे पुलिस भी स्टेट गवर्नमेंट की तरह काम करती है और यहाँ पर कह रहे हैं जो कि स्टेट पुलिस को पीट रहे हैं। मैं कह रहा हूं वहां पर पुलिस क्या, लॉ एंड ऑर्डर ही खत्म हो चुका है, कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है। कानून व्यवस्था खत्म हो रही है तो इसके लिए तो फिर विपक्ष भी जिम्मेदार है ना सर। मैंने इसीलिए कहा ना कि आज तो तीनों पार्टियों से प्रश्न करने वाली हूँ। सत्ता पक्ष की सबसे पहली जिम्मेदारी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन विपक्ष की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बंगाल जल रहा है तो कहीं ना कहीं आपसे भी पूछा जाएगा, आपसे भी जुड़ी हुई कई घटनाएं हैं मेरे पास अभी। बिल्कुल आपने पूछा, बिल्कुल सही, विपक्ष की भी जिम्मेदारी होती है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट या तो हाथ खड़ा कर दे जो कि हाँ हमसे लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल नहीं संभाला जाएगा, कानून व्यवस्था। संजय चक्रवर्ती जी, आपसे लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभल रहा है तौर पर आप कहेंगे विपक्ष ही नहीं, मैं तो कह रहा हूँ केंद्रीय बल भी वहां पर डिप्यूट कर दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट हाथ तो उठाए। ठीक, क्यों नहीं केंद्रीय बल फिर यहाँ पर लगाया जाए? क्यों आप लोग इसका विरोध कर रहे हैं? जब ऐसी परिस्थिति है तो दे दीजिए केंद्र के हवाले राज्य को कर दीजिए। फिर तो यह भी होना चाहिए कि यहाँ पर तो खत्म करिए सब कुछ, राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए अगर नहीं यहाँ पे कानून व्यवस्था सही से हो पा रही है तो। संजय जी और रमाकांत जी को जरा आमने सामने लेकर आइए, फिर आऊंगी मैं रत्नाकर जी आपके पास। संजय जी जवाब दीजिए। पिछली बार आपने देखा होगा कि केंद्रीय सुरक्षा बल लगाया गया था। विधानसभा के चुनाव में केंद्रीय बल लगाने के बावजूद क्या हुआ, जलपाईगुड़ी के अंदर ग्रामीणों को घेर करके पैरों पे गोली मारी नहीं गई। वो कह रहे थे कि वो चुनाव का वो कर रहे थे, तो इसमें क्या किसकी जिम्मेदारी थी? तो 4 लोगों को गोली मार दी गई, 72 घंटे तक जो है गाँव में ममता दीदी को घुसने तक नहीं दिए गए, तो किसकी जिम्मेदारी थी वहां पे?
पर केंद्रीय बल वहाँ पर जाएगा या राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा। केंद्रीय सुरक्षा बल लगाने के बावजूद हिंसा हो रही थी, ये केंद्रीय सुरक्षा बल के कानून व्यवस्था नहीं समझी जा रही है। ये तो कम से कम एक्सेप्ट करेंगे। कानून व्यवस्था पश्चिम बंगाल के अंदर में बिल्कुल खत्म हो चुकी है और यही कोशिश है। इस चीज को समझने के लिए कोई एबीसी दिखने की जरूरत नहीं है। एक एक करके आप दोनों एक एक करके बोलिए, दोनों को एक दूसरे के पास पहुंचेगी। रमाकांत जी ये कह रहे हैं संजय जी आपसे कि आपसे कानून व्यवस्था नहीं दुरुस्त हो पा रही, ये मान लीजिए आप लोग, मान लीजिए, छोड़ दीजिए आप, फिर हम देख लेंगे वहाँ पर कानून कैसे लगाया जाता है और कैसे हम उसके ऊपर काम करते हैं। लगवाया था, केंद्र सुरक्षा बल लगाने के बावजूद हिंसा क्यों हो रही थी? ग्रामीणों को घेर करके मारा क्यों जा रहा था? अरे तो ये स्टेट मुझे लगता है कि क्या फर्जी वोट डाले जा रहे थे, आप फर्जी वोट डाले जाते हैं, कितने गोली मार देंगे, चार लोगों की हत्या कर दी करती केंद्र सुरक्षा बल ने, बिल्कुल आज तक कोई जवाब नहीं होता। पश्चिम बंगाल ये तो समझाया करते बिना मतलब की बातें बताते, केंद्र सुरक्षा बल लगाना होता है पंचायत चुनाव में, स्वीकार करिए। कभी उत्तर प्रदेश में क्यों लगाते हैं? राज्य सरकार बिल्कुल असफल हो चुकी है, जज के सामने गोली मार दी जाती है, पुलिस के सामने गोली मार दी जाती है, मीडिया के सामने गोली मार दी जाती है। तो संजय जी क्या ये कह के क्या जस्टिफाई किया जा सकता है इस परिस्थिति को? नहीं, वहां पर भी हमने प्रश्न पूछा था, इस पर भी हमने डिबेट की थी और हमने भारतीय जनता पार्टी से बहुत सारे प्रश्न किए थे संजय जी, लेकिन ऐसा कहकर क्या इसे जस्टिफाई किया जा सकता है? इसे जस्टिफाई किया जा सकता है कि भाई वहां पर ये हो रहा है, आप बताइए, यहाँ पर आप देख रहे हैं, ठीक है, ये उनका स्टेट है, आप अपने स्टेट की बात कीजिए ना पहले, आपका स्टेट आपसे नहीं समझ रहा है, पहले इसकी बात कीजिए। मैं अपनी स्टेट की ही बात कर रहा हूँ कि केंद्रीय सुरक्षा बल अगर लगाना चाहते हैं लगा के देख ले, पिछली बार लगाया था ना, कितना हिंसा रोक लिया था। ठीक है, रत्नाकर जी, ठीक है, कांग्रेस का पक्ष अब जानेंगे, ठीक है, अब कांग्रेस का पक्ष जानेंगे। रत्नाकर जी हमारे साथ हैं कांग्रेस से पक्ष रखने के लिए। रत्नाकर जी, आपको क्या लगता है कौन जिम्मेदार है? क्यों नहीं रुक रहा है बंगाल में हिंसा का ये दौर? क्यों जब चुनाव आते हैं तो सिर्फ पहले ही घंटी बज जाती कि तैयार रहो भैया, हत्याएं होगी? क्यों ऐसा हो जाता है? लावनी जी, एक चीज तो बहुत स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहता हूं कि किसी भी राज्य में अगर हिंसा हो रही है, इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, हिंसक घटनाएं हो रही हैं जिसमें लोग अपने जान माल की रक्षा भी नहीं कर पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से राज्य सरकार कहीं न कहीं जिम्मेदार है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेदारी जो है वो राज्य सरकार की है। रही बात आज जो चुनाव में हिंसा देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं ये जो आरोप लगाने की राजनीति जो की जा रही है, कहीं अपने गिरेबान में तृणमूल कांग्रेस की सरकार वहां पे झांके। आज अभी भाई साहब कह रहे थे कि मुख्यमंत्री को नहीं जाने दिया गया, वहां पे रोक दिया गया, तो ये परिस्थिति आखिर में एक ही रातों रात तो बनी नहीं है, ये बहुत दिनों में परिस्थितियां बनी है और उन परिस्थितियों को आपने कहीं ना कहीं पहले जो है टैकल नहीं किया, इसलिए उस तरह की परिस्थिति उत्पन्न हुई। और आज कह रहे हैं आपके मुख्यमंत्री को जाने नहीं दिया। अरे वो जहां पे मुख्यमंत्री को नहीं जाने दिया जा रहा है वो कहीं ना कहीं राज्य सरकार में कोई जिला कोई गांव ही है ना, और राज्य सरकार अगर उस तरह से मुख्यमंत्री को अगर नहीं जा पा रही है तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार तृणमूल कांग्रेस है, क्योंकि वह वोट की राजनीति में टीएमसी में इस तरह के लोगों को भर्ती करके रखी है जो आए दिन हिंसा करने का काम करते हैं। लावनी जी, मैं आपको बता दूं कि ये मुर्शिदाबाद में भी अभी कुछ दिन पहले ही एक कांग्रेस के नेता की हत्या कर दी गई। अब ये आरोप लगाएंगे सिर्फ कि हमारे नेता की हत्या कर दी गई, टीएमसी के नेता की हत्या कर दी गई, इससे कुछ नहीं होने वाला है। हत्या होनी नहीं चाहिए, हिंसा होनी नहीं चाहिए। इसके लिए हमारे नेता अधीर रंजन चौधरी जी ने राज्यपाल को बाकायदे चिट्ठी लिखा है कि अगर पुलिस प्रशासन जो दंगाइयों के साथ मिली भगत करके और वहां पे हिंसा को अंजाम देने का काम कर रहा है, इसलिए वहां पे केंद्रीय बलों की तैनाती सुनिश्चित की जाए। और आपको एक चीज और बता दूं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने राज्य सरकार को चिट्ठी लिखी है। तैनाती की जाएगी, केंद्रीय बलों की तैनाती की जाएगी, तो उसके बाद फिर आप लोग भारतीय जनता पार्टी पर प्रश्न नहीं खड़ा करने लगेंगे ना, ये स्पष्ट है ना? फिर ऐसा तो नहीं है कि सुई घूम जाएगी भारतीय जनता पार्टी की तरफ, ऐसा नहीं होगा ना? देखिए पुलिस प्रशासन अगर दंगाइयों को, क्योंकि हम लोग बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं जब बंगाल की बात आती है, तब आप तृणमूल कांग्रेस को पानी पी पी कर कोसते हैं, दूसरी तरफ तीसरा मोर्चा तैयार हो रहा होता है और जो विपक्ष का गठबंधन नजर आता है उसमें आप लोग ममता बनर्जी को इन्वाइट करने लगते हैं। तो ये बड़ा समझ नहीं आता, हम खुद बहुत कंफ्यूज हैं कि आप किसका विरोध कर रहे हैं, किसके साथ चल रहे हैं। लावनी जी, बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि राजनीतिक पार्टियां जनता के हित में काम करने के लिए बनी होती है, और अगर कहीं पे भी अगर जनता ने किसी भी राजनीतिक पार्टी को चुना है और वो अपनी जिम्मेदारियों को नहीं पूरी कर पा रहा है,
तो कोई भी राजनीतिक पार्टी, दूसरी राजनीतिक पार्टी आंख बंद करके उसका समर्थन नहीं करेगी। सर सही कहा आपने, राजनीतिक पार्टियां जनता के लिए होती है, लेकिन जनता को कितना मानती है, जनता को कितनी सुरक्षा सुनिश्चित करती है, कहां किस तरह से जनता को अपनी सहूलियत के हिसाब से लेती है, छोड़ती है, ये भी देश देख। सर्वेश्वर सुरेश जी, आपके पास अब सीधे आ रही हूं। आपने तीनों ही राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों को सुन लिया, एक दूसरे पर आरोप लग रहा है, लेकिन इसका मुख्य रूप से मूल कारण क्या है और कौन जिम्मेदार है? क्योंकि एक आंकड़ा मैं आपके सामने, आपका जवाब हो उससे पहले बहुत जल्दी से दर्शकों के सामने रख देती हूं कि अगर हम देखें 2008 में, हम पंचायत चुनाव की खाली बात कर रहे हैं, 2008 में 30 मौतें हुई, 2013 में 20 से ज्यादा मौत हुई, 2018 में 30 से ज्यादा मौत हुई, और अब तक देखिए 8 जून से अभी देख लें तो 6 मौत हो चुकी हैं। आगे अभी पता नहीं है क्या क्या होने वाला है। सर्वेश्वर जी। लावनी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद मुझे चर्चा में शामिल करने के लिए। और सबसे पहले आज खूब लड़ी मर्दानी वो झांसी वाली रानी दी थी, इनकी पुण्यतिथि है, उन्हें आपके चैनल की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि। देखिए, ममता बनर्जी एक महिला मुख्यमंत्री है, उनके राज्य में चुनाव होता है और महिलाओं के साथ रेप होता है उनके कार्यकर्ता के द्वारा, लेकिन एक वर्ड नहीं बोलती है। और ये उनका इतिहास रहा है कि किसी भी चुनाव से पहले, अभी बहुत सारे जो पैनलिस्ट बात कर रहे थे, आपने भी बताया कि अगर सेंट्रल फोर्सेस बंगाल में आती हैं तो फिर क्या ये रुक जाएगा? सेंट्रल फोर्सेस तो विधानसभा चुनाव के समय भी थी। ममता बनर्जी ने खुद क्या कहा था कि इन फोर्सेस को जाने दो, फिर दिखा देंगे इन्हें हम, और उन्होंने दिखाया। उनके कार्यकर्ताओं ने जैसे ही चुनाव जीते, आज तक किसी भी कांग्रेस बीजेपी इतनी एक दूसरे के अगेंस्ट रही है। अभी कर्नाटक में कांग्रेस ने चुनाव जीता, हिमाचल में जीता, क्या कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ने बीजेपी के कार्यकर्ता के घरों जलाए, रेप किए या कुछ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन बंगाल ही एक ऐसा राज्य है जहां पे इस तरीके के जघन्य पाप हो रहे हैं, जघन्य हत्याएं हो रही है, और एक महिला मुख्यमंत्री चुप बैठ रही है, उनको इससे कुछ नहीं लेना देना। अगर बंगाल की लॉ एंड ऑर्डर, अगर वहां पे एक पंचायत इलेक्शन में इतनी घटनाएं हो रही हैं, इतना रक्तपात हो रहा है, तो आप अंदाजा लगा सकती हैं कि वहां की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या है। और आपने जो आंकड़ा दिया, आपने बहुत ही अच्छा आंकड़ा दिया। अभी देखिए, मैं और कहीं नहीं, 2018 के चुनाव की, पंचायत चुनाव की बात करता हूँ, उसमें भी करीब 30 से ज्यादा लोग मारे गए थे। और अभी ये जब नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं लोग, तब उनको रोका जा रहा है। तो ये क्या कहलाता है ममता बनर्जी का, कि क्या वो निरंकुशता जो कहते हैं ना, अहंकार बस कि नहीं, दूसरे पार्टी जो अपोजिशन पार्टी है वो उसके कार्यकर्ता तो फॉर्म भी नहीं भरे। तो ये केवल और केवल ममता बनर्जी जी की जो कहते हैं ना तानाशाही, लेकिन इसमें यहाँ पे दिख रही है सर्वेश्वर जी। लेकिन इसको 360 डिग्री से देखना होगा। ठीक है, ममता सरकार पर बड़ा प्रश्न उठ रहा है, लेकिन हत्याओं में टीएमसी के कार्यकर्ता भी शामिल हो रहे हैं, टीएमसी के लोगों को भी मारा जा रहा है। इसीलिए मैंने कहा कि एक कोई सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल वो जिसकी सरकार, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फिर 360 डिग्री एंगल से देखनी होगी ना। नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि अगर मान लीजिए कांग्रेस के कार्यकर्ता द्वारा टीएमसी के कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है, या लेफ्ट के कार्यकर्ताओं के द्वारा बीजेपी की हत्या हो रही है, तो लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में है? ये तो राज्य का सब्जेक्ट है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप ये अंदाजा लगाइए ना कि ये आज तक तो हमने कहीं, अभी यूपी का, संजय जी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हत्याएं किसी भी पार्टी से जुड़े हुए लोगों की हो रही हो, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। और अगर आपकी सरकार लॉ एंड ऑर्डर को नहीं मेंटेन कर पा रही है, तो फिर ममता सरकार पर से विश्वास उठता जा रहा है। क्यों ममता सरकार आई? ये माँ माटी मानुष का फिर तो नारे का कोई महत्व नहीं रह जाता। सर्वेश्वर जी 10 सेकंड में प्लीज कंप्लीट कीजिए, फिर मैं सरकार जी से लूंगी जवाब इसका। चक्रवर्ती जी से, आई एम सो सॉरी जी। लावनी जी, देखिए, इस बात में मैं कांग्रेस पार्टी का समर्थन करता हूं कि भले उन्होंने आर्टिकल 356 का दुरुपयोग किया भारत वर्ष में, पिछले 60 से 65 साल जब तक उन्होंने सत्ता में रहे, लेकिन बीजेपी को सत्ता चलाना ही नहीं आता। चाहे कांग्रेस के कार्यकर्ता अभी मारे जा रहे हैं या लेफ्ट पार्टी के, अगर लॉ एंड ऑर्डर वहां पे सही नहीं है, चुनाव सही नहीं, आप देखिए हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद जो वहां के इलेक्शन कमीशन, इवन ममता बनर्जी के ऑफिशियल सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं कि वहां पे सेंट्रल फोर्सेस डिप्यूट ना हो। ये किस तरीके का रूल है ममता बनर्जी का? ठीक है, संजय चक्रवर्ती जी, संजय चक्रवर्ती जी, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपकी है ना सर?
मेरी बात, हाँ आ रहा हूँ। पहली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग क्यों गया? तो चुनाव आयोग इसलिए गया क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है। आचार संहिता लग जाने के बाद चुनाव आयोग की जिम्मेदारी हो जाती है। लॉ एंड ऑर्डर चुनाव आयोग के अंडर में आता है, न कि ममता दीदी की सरकार में आता है। मैं यही बात बोलना चाहता हूँ। मैं बार बार इसलिए सुन रहा था कि आखिर में क्या बोलना चाहते हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर जितना इस समय बोलने दीजिए। मैं आपके बीच में एक शब्द नहीं बोला, एक शब्द नहीं बोला बीच में। मैं आपके बीच में एक शब्द नहीं बोला, एक शब्द नहीं बोला। गलत बात, डिबेट को डिबेट की तरह करिए, बहस मत करिए। ठीक है संजय जी बोलिए अपनी बात। मैं शांत रूप से मैं डिबेट करता हूँ, मैं सुनता हूँ। ठीक है, प्लीज अपनी बात रखिए, प्लीज अपनी बात रखिए। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि जब लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन इस समय चुनाव आयोग के अंडर में है, तो इसमें चुनाव आयोग को देखना जरूरी है कि वो क्या चाहता है। अगर वो चाहता है कि वहाँ केंद्रीय सुरक्षा बल होना चाहिए, तो केंद्रीय सुरक्षा बल के लिए वो सुप्रीम कोर्ट जा रही है, जा करके वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट से आदेश लेकर के आ जाए। सुप्रीम कोर्ट से आदेश आना चाहिए उनको। भाई तो चुनाव के बाद भी पंचायत चुनाव, एक सेकंड में बोल लीजिए। पंचायत चुनाव में आज तक कहीं पे भी जो है केंद्रीय सुरक्षा बल का उपयोग हुआ है? अगर उपयोग हुआ तो मणिपुर में क्यों नहीं उपयोग हो रहा है? मणिपुर में क्या, मणिपुर तो इसलिए 42 दिन से लगातार जल रहा है, 100 से ज्यादा मौतें हो चुकी है। केंद्रीय मंत्री का घर जला दिया गया है। भाजपा की वहाँ पे सरकार है और वो लोग वहाँ पे नहीं संभाल पा रही है, तो वहाँ पे सेना को डिप्यूट क्यों नहीं कर दिया है? 3 दिन से गृह मंत्री वहाँ पे रह करके आए, फिर भी वो जो है वहाँ पे क्यों नहीं आप संभाल पा रहे? छोटा सा राज्य है, बहुत छोटा सा राज्य है, आप एक छोटे से राज्य को संभाल नहीं पा रहे हैं। बार आप कभी उत्तर प्रदेश का जिक्र कर रहे हैं, कभी आप मणिपुर पर चले जा रहे हैं, हम आज बंगाल पे है ना। आप ये सब कहकर बताना चाह रहे हैं कि आपसे नहीं हो रहा है, उनसे नहीं हो रहा तो हमसे भी नहीं हो रहा है। मैं इस देश का वासी हूँ, मैं इस देश का वासी हूँ, सब कुछ देखता हूँ। नहीं, देश के वासी हैं तो सर देश के वासी हैं, और इस देश ही का राज्य है ना, सबसे बड़ा आबादी के लिहाज से चौथे नंबर का राज्य है। इस देश का ही वो राज्य जो अपनी संस्कृति के लिए जाना जाता था। आज कहते हैं अच्छा बंगाल जहाँ पर हिंसा होती है, जहाँ पर मार दिया जाता है लोगों को। बंगाल जाने से पहले 4 बार लोग सोचते हैं। बंगाल जिसकी डेमोग्राफी बदल गई है, बंगाल जहाँ पर रोहिंग्याओं का गढ़ बन गया है, ये हो गई है बंगाल की पहचान। सर रोहिंग्या कहाँ नहीं है इस देश के अंदर? रोहिंग्या कहाँ नहीं है? अरे भाई साहब, पहले अपना राज्य संभालिए, तब अपने देश की बात कीजिएगा। आपसे राज्य तो समझ नहीं रहा, बार-बार देश पर चले आ रहे हैं। रमाकांत जी जल्दी से जवाब दे दीजिए। देखिए लावनी जी, यहाँ पर बात बहाने की है, यहाँ पर बिल्कुल बहाने बना रहे हैं। आप एक चीज बताइए, विधानसभा चुनाव का जब रिजल्ट आया था, वो जब केंद्रीय बल जब वहां से विड्रॉ हो गया, फिर उसके बाद 13 लोगों की मौत उसी दिन हो गई थी, मुझे याद आ गया। 13 लोगों की मौत हो गई थी उसी दिन, उसके बाद ये आंकड़ा बढ़ता चला गया। ये बहाने नहीं चलेंगे, आपको बहाने नहीं चलेंगे। आपसे अगर कानून व्यवस्था वहाँ की नहीं संभल पा रही है, आप बताइए। निश्चित तौर पर कोई वहाँ पर विपक्ष में भी बैठा हुआ है, वो संभालेगा उसके कानून व्यवस्था को। और आज का ये इतिहास केवल बंगाल का ही नहीं है, मैं बिल्कुल देख रहा हूँ इस चीज का, बिल्कुल आप लोगों से बिल्कुल नहीं संभला जा रहा है। ठीक है रत्नाकर जी, जल्दी से रत्नाकर जी। लावनी जी देखिए, आज बंगाल में परिस्थिति इस कदर बिगड़ गई है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को, राज्य सरकार को चिट्ठी लिखना पड़ रहा है कि आप राज्य में जो हिंसा हो रही है उस हिंसा को रोकने के लिए तत्काल प्रभाव से आप काम करें। और ये जो नारा लेकर आए थे कि परिवर्तन होवे, क्या यही परिवर्तन है? 13 साल में, पिछले 13 सालों में आपने परिवर्तन किया है कि एक मुख्यमंत्री, राज्य की मुख्यमंत्री है जो वो कहीं पे जा नहीं सकती है और वहां पे रोक दिया जा रहा है। किस तरह का पश्चिम बंगाल को आपने बना दिया है? रत्नाकर जी, एक चीज मैं आपसे पूछूं, लोकतंत्र को रत्नाकर जी मैं एक बात आपसे पूछूं, रत्नाकर जी मैं एक बात बहुत महत्वपूर्ण आपसे पूछूं। आप लोग आप कांग्रेस से हैं, कांग्रेस तृणमूल कांग्रेस का खंडन कर रही है, जो वहां पे जो परिस्थिति बनी है उस पर वो आप उनको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, तो फिर विपक्षी गठबंधन में आप हटा देंगे टीएमसी को? हटा देंगे? नहीं, अभी गठबंधन हुआ कहाँ है? और अरे साहब, जब मैं ये सवाल करती हूँ तो फिर दूसरा जवाब आने लगता है। मतलब अपनी सहूलियत के हिसाब से ना, अपनी सहूलियत के हिसाब से चलना है, यही अब विडंबना है सर, यही विडंबना है। और इसी का फायदा उठा लिया जाता है, वो चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो। सर्वेश्वर जी लास्ट कमेंट 10 सेकंड में, 10 सेकंड, ओनली 10 सेकंड्स जी। देखिए, राज्य में अगर कहीं भी किसी भी तरह की हिंसा हो रही है और अगर कांग्रेस पार्टी वहाँ पे एक राजनीतिक पार्टी है जो वहाँ पे आना पड़ेगा, कांग्रेस जो वहाँ पे हथियार पूरी तरीके से डाल चुकी है। अगर राज्य में हिंसा हो रही है तो हिंसा को रोकने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। केवल विपक्ष पर ठीकरा फोड़कर
अपने आप से, अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता। संजय सरकार जी, मैं उम्मीद करती हूं कि अभी 8 जुलाई आने में वक्त है, 6 लोग तो चले गए, ये आंकड़ा ना बढ़े, इसके लिए कम से कम आप लोग कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाइए, नहीं विपक्ष को ऐसे ही मौका मिलता रहेगा और आपसे प्रश्न पूछा जाता रहेगा। थैंक यू सो मच जेंटलमैन, हमारे साथ जुड़ने के लिए, आप सभी का अपनी अपनी राय हमारे बीच रखने के लिए। तो बंगाल सुलग रहा है, बंगाल सुलग रहा है, और इस बंगाल में जो बवाल हो रहा है उसके पीछे जिम्मेदार कौन है, इसकी तस्वीरें तो धीरे धीरे आ जाएंगी, लेकिन हिंसा को रोकने के लिए जिम्मेदारी किसकी है, वो तस्वीरें सबसे पहले आनी चाहिए। बंगाल में ममता सरकार का जागना जरूरी है। जब तक कि मां माटी मानुष की बात करने वाली ममता बनर्जी मानुष की रक्षा नहीं कर पाएंगी, तब तक यह होता रहेगा और सवालों के घेरे में बंगाल रहेगा। उम्मीद करते हैं एक अच्छी तस्वीर हमारे बीच हो। इसी उम्मीद के साथ अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।